या अमानत है, मिल जाए इसको। और अच्छा जी, सबसे पहली बात जो क्लास शुरू करने से पहले हम डिस्कस कर लें, लास्ट टाइम हमने जो सेशन और कुकीज़ देखा था उसमें लैब में एक टास्क दी थी छोटी सी हमने, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जो तकरीबन जो लोग लैब में थे सबको ही आ रही थी। जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम आई थी, पहले तो हम उस प्रॉब्लम को जो लोग नहीं थे उन लोगों को बता दूंगी। जब आप कुकी सेट करते हैं उससे पहले जो है वो आप सेशन स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का जो मेथड है अच्छा, एक मेथड सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट है जिसके साथ ये मसला है, एक कुकी है, और एक और मेथड है हमारे पास हेडर का। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था लैब के अंदर कि हेडर मेथड जो है हमारे पास पर्पस तो इसके खैर बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ केसेस में इसको रीडायरेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब जहाँ पर आपको पेज रीडायरेक्ट करना हो तो आप इसके अंदर अगर लोकेशन कॉलन और यहाँ पे अपना URL दे दें तो ये उस URL के ऊपर जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी हेडर की तो ये आपको उस पर्टिकुलर URL के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है। इससे आगे फर्दर जो है वो कोड जो भी लिखा हो वो एग्जीक्यूट नहीं होता, यहीं से वो जंप करके उस URL के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाता है। अच्छा, इन तीनों मेथड से पहले अगर आप कोई इको मैसेज लिखते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी इको मैसेज लिखूं, ठीक है, या HTML लिख दूं, या फिर HTML भी ना लिखूं, ये PHP के टैग से बाहर स्पेस दे दूं जिस तरह ये मैंने अभी, ठीक है, नहीं ये चल तो जाता है लेकिन इसमें एक वार्निंग जनरेट होती है जो आप हेडर ऑलरेडी सेंड का एक वार्निंग आती है। ये तकरीबन सभी को उस दिन आ रहा था, हेडर ऑलरेडी सेंड, और वो लाइन नंबर बताता है कि भाई किस लाइन पे जो है वो ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, इसका जो सॉल्यूशन है वो दो सॉल्यूशंस हैं। एक तरीका तो ये है कि नॉर्मली जो लोग कोड कर रहे होते हैं, अच्छा दूसरी एक तो चीज़ है कि ये वार्निंग्स जो है वो आप कॉन्फ़िगरेशन से मैनेज कर सकते हैं, आप वार्निंग्स को हाइड भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर बल्कि तीन तरीके करेंगे आप, या तो वार्निंग्स को कॉन्फ़िगरेशन से बंद करने से फैटल एरर के केस में आपके पास वो मेंशन हो, यानी वार्निंग जहाँ पर आ रही हो वहाँ पर आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप ना हो, तो आप वार्निंग को जो है वो बंद कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। दूसरा तरीका ये है कि आप ये स्पेसेस वगैरह इन चीज़ों को देखें, आपके पास जो इको और इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप इन तीनों के बात कीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप सेट कुकी से पहले अगर सेशन स्टार्ट लिखें, जो उस दिन हम लिख रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स इसमें भी आ रही थी, तो इसमें भी आपको एरर मिल रहा था वो हेडर ऑलरेडी सेंड का। इस सीक्वेंस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ हल ये है जो कुछ लोगों को यहाँ पर आया था, उसमें ये है कि आप वार्निंग्स को बंद करेंगे, ठीक है, वार्निंग को आपको बाईपास करना होगा। दूसरा ये है कि हमारे पास जो एक और कॉमन प्रैक्टिस है, और अब ये PHP 5 के बाद से अक्सर लोग इसको फॉलो करें, जितने भी आप नए फ्रेमवर्क्स देखेंगे PHP के हवाले से, उसमें ये क्लोजिंग टैग्स नहीं है। अक्सर अगर आप ड्रूपल देखें या सिम्फनी देखें या कोड इग्नाइटर देखें,
उसके अंदर जितने भी उनके जो लेटेस्ट जो फ्रेमवर्क आ रहे हैं उसके अंदर ये PHP का ओपनिंग टैग तो है, एंडिंग टैग नहीं है। अच्छा, होता क्या है इससे, अगर मैं फिल वक्त इसको साइलेंट कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने अगर PHP का, अगर ऐसा नहीं होगा कि इसमें आपके पास कोई एरर आएगा, ठीक है, चल इसमें भी जाएगा। अच्छा, इसको क्लोजिंग टैग ना देने से एक फ़ायदा यहाँ पर ये हो रहा है कि लेट सपोज अगर यहाँ पर आप कोई फाइल इंक्लूड करते हैं और उसमें हेडर या सेशन स्टार्ट या सेट कुकी का आपने कोई मेथड कॉल किया हुआ है, तो उसमें अगर नेक्स्ट फाइल अगर मेरे पास लेट सपोज ऐसी होती है, मैंने उसमें यहाँ पे ऊपर स्पेसेस दिए हैं और यहाँ पे मेरा काम लिखा था, जो भी मैंने काम परफॉर्म किया। नेक्स्ट फाइल लेट सपोज इस तरह की है जिसमें ऊपर स्पेसेस हैं, ठीक है, या आपके पास HTML है, तो ये जो स्पेसेस हैं ये फिर ये आपके क्लोजिंग टैग की वजह से वहाँ पर इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप चला के देख लीजिए कि इसी तरह से ही चलता है। तो दूसरी एक और जो एक तो ये था और था कुछ एक और सिनेरियो था। अच्छा हाँ, एक और चीज़ थी, वो ये थी कि नॉर्मली जो है वो हम सेशन स्टार्ट जब करते हैं, जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे, एक कॉमन प्रैक्टिस हमारी ये है कि आप जब भी अपना काम स्टार्ट करें, जहाँ पे सेशन को आपने सेशन की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे आप सबसे पहले ये सेशन स्टार्ट कॉल कर लें, यानी वेरी फर्स्ट, यानी ऑन द टॉप जो है वो आप सेशन को इनिशिएट कर लें। ऑलरेडी इनिशिएट होगा तो फिर वो आपको उस सेशन की आईडी इस पेज पे एक्सेस दे देगा, ठीक है। अच्छा, एक काम जो अक्सरियत उस दिन बल्कि किसी ने भी नहीं किया था, जो अमूमन लोग ये सोच रहे थे कि सिर्फ ये सेशन स्टार्ट से जो है वो सेशन ऑथेंटिकेट हो जाता है। लास्ट टाइम हम जो लैब कर रहे थे, अक्सर लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था, बाद में भी मेरे पास कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि सर सिर्फ सेशन स्टार्ट लिख दें तो क्या ऑथेंटिकेशन परफॉर्म हो जाएगी, यानी कि किसी और पेज पे लेके जाना है और वहाँ पर हमें लॉगिन की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने आपको जो लैब के अंदर सिनेरियो था, हमारे पास सिनेरियो ये था कि हमारे पास लॉगिन करने के बाद हमें उसको होम पेज पे भेजना है, ठीक है। और अगर जब तक लॉगिन नहीं होगा, अगर कोई डायरेक्ट हिट करता था हमारे पास लोकल होस्ट /home.php, अगर वो लॉगिन नहीं है तो हम इस पेज के ऊपर उसको एक्सेस नहीं देंगे। इसी तरह अगर लॉगिन करने के बाद ऐसे 2 पेजेस हैं जिस पर लॉगिन की ज़रूरत है, तो इन दोनों पेजेस पे आप विदाउट लॉगिन अपने क्लाइंट को या जो भी यूज़र है उसको इन पेजेस पे जाने देंगे। इसके लिए मैंडेटरी था आपके पास कि आप उससे लॉगिन करवाएं। तो अगर इस तरह के मेरे पास 2 पेजेस हों और मैं सिर्फ उन दोनों के टॉप के ऊपर सेशन स्टार्ट लिख लूँ, तो क्या ये इतना इनफ है, मतलब इतना काम काफ़ी होगा? हाँ? नहीं, अगर लेट सपोज मेरे पास पेज है login.php, उस पर सेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हमने इस पेज के ऊपर login.php के ऊपर सेशन स्टार्ट किया था, ठीक है जी। उसके बाद हमने इस पेज के ऊपर ऑन द टॉप ये लिख लिया, ऑन द टॉप ये लिख लिया, क्या इतना इनफ है? अच्छा, आज एक साहब ने मुझे ईमेल की थी, उन्होंने कुकीज़ के अंदर वैल्यूज़ डाल दी, थैंक यू, रज़ा साहब थे, उन्होंने मुझे ईमेल भी की थी। उन्होंने ये जो लॉगिन करने के बाद जो उसके यूज़र नेम पासवर्ड थी उसको कुकीज़ में सेट कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने चेक लगाया था, वो कुकीज़ पे लगाया था। बहरहाल
अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरह से करेंगे इसमें, मतलब क्या ही सही, ये वाला तरीका सही है? तो इस तरह से किया जाता है कि अगर आपके पास जो सेशन बना लॉगिन करने के बाद आप सेशन जो है वो उसको डिक्लेयर करके और कोई एक ऐसी वैल्यू जो है वो आप सेट कर देते हो जिससे आप अपने जो है वो एप्लीकेशन को जो करते हो जो वो वेरिफिकेशन होगी कि आप ऑलरेडी जो है वो लॉगिन कर चुके हैं। तो सिंपल अगर मैं जो वो home.php से अच्छा, सिनेरियो क्लियर क्वेश्चन आपके समझ में आया? क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ये वैसे तो आपने बताया था कि सेशन आईडी के साथ लॉगिन आईडी काउंट हो जाती है वहाँ पे तो सर्वर एंड पे ना, क्योंकि होम के ऊपर नहीं मिलेगी उसे होम पे आप वो नहीं जाएगा, लेकिन आपको लेके जाना है लॉगिन के बाद ही जाएगा ना। लॉगिन के बाद, लेकिन आपको होम के ऊपर चेक भी लगाना है कि ये लॉगिन हो तो जाए यहाँ पर, अदरवाइज ना जाए। तो मैं रिपीट थोड़ा सा इसको सिनेरियो को दोबारा कर देता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे पास लॉगिन करने के बाद जो कस्टमर के जो पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल याहू की एग्जांपल ले लें, हमारे पास आप लॉगिन करने के बाद अपनी ईमेल्स को एक्सेस करेंगे, उससे पहले आप अपनी ईमेल्स रीड नहीं कर सकते। वंस आपने लॉगिन कर लिया उसके बाद आपसे दोबारा लॉगिन करने को याहू नहीं कहता, ठीक है, और आपको आपकी ही ईमेल्स मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तो सेशन आईडी की इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा है कि हम अमूमन जब सेशन स्टार्ट करते हैं लॉगिन के ऊपर, ठीक है, इसको ज़रा गौर से सुन लीजिए, जब हम सेशन स्टार्ट करेंगे अपने लॉगिन के ऊपर, जैसे ही सक्सेसफुल लॉगिन ऑथेंटिकेट होने के बाद जैसे ही आपका सक्सेसफुल लॉगिन हो गया तो हम एक वेरिएबल ले लें, कोई भी टेम्परेरी वेरिएबल ले लें, नॉर्मली टेम्परेरी तो नहीं, यूज़र लॉगिन, और इसको आप $_session ट्रू, ये एक सेशन के अंदर एक वैल्यू आप स्टोर करवा दें, उसकी वैल्यू रख दें ट्रू, ठीक है। अच्छा, अब तमाम पे एक वेरिएबल आप कोई भी सेट कर लें, चाहे तो यूज़र लॉगिन के की रख लें या जो आपको अच्छी लगे, उस एक वैल्यू जो है वो सेशन के इस एरे के अंदर रख लें, और जहाँ जहाँ आपको वेरीफाई करना है कि आइदर कस्टमर लॉगिन है या नहीं, वहाँ पर इस पर चेक लगा दें, ठीक है। वो चेक भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह का होगा। अगर आपके पास ये वैल्यू सेट नहीं है तो आप इसको उठा के login.php के ऊपर रीडायरेक्ट कर दें, ठीक है। तो अब वो अगर कोई डायरेक्ट URL से आपके उस पेज को भी हिट करने की कोशिश करेगा तो वो ये वैल्यू क्योंकि उसको मिलेगी नहीं, तो इस वजह से वो रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन के ऊपर। और ये वाला जो कोड होगा आपके पास जो लॉगिन चेक का है, ये उन तमाम स्क्रीन्स, उन तमाम पेजेस के ऊपर होगा जो लॉगिन के बाद आपने कस्टमर को व्यू करवाना है, और उसके ऑन द टॉप होगा। सबसे पहले आप उसका लॉगिन चेक करेंगे, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। कुकी की ज़रूरत भी नहीं, आप कुकीज़ में अगर कोई वैल्यू रख रहे हैं, कुकीज़ तो एक अलग था, वो तो रिमेंबर मी के पॉइंट ऑफ व्यू से था ना, आप सिर्फ लॉगिन में वो हटा दें, वो सारा सिनेरियो हटा दें, कुकीज़ वाला भी हटा दें, सिर्फ लॉगिन ऑथेंटिकेशन चेक करनी है आपको, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जैसे ही लॉगिन हो जाए तो आप एक वैल्यू सेट कर दें और फिर उसके हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को कंट्रोल करें।
वो वही हेडर वाला ही मसला था, वो स्पेसेस और इको शिको का ही मसला था। URL पूरा लिख दे, मैंने तो वैसे बता। नहीं तो आप इस तरह से दे, इस तरह से देना। ये URL तो पता होगा कि लॉगिन का आपका पेज कौन सा है, नहीं? लॉगिन का पेज तो पता होगा ना कि भाई URL लॉगिन का जो एक्चुअल एब्सोल्यूट पाथ क्या है, रिलेट फाइल का जो आपका फाइल पाथ थोड़ी देना, फाइल पाथ नहीं था, आप URL देते हैं। URL तो पता होता है कि लॉगिन का URL कौन सा है। अगर आप लोकल होस्ट वो फिर आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये कोड भी तो आपको पता है ना किस URL पे भेजना है। अच्छा जी, ये चंद एक बातें थी जो प्रीवियस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। अच्छा, आज जो हमने स्टार्ट करना है वो हमारे जी जी नहीं, अगर हमारे पास सर्वर है लोड बैलेंसिंग के ऊपर अगर चल रहा है सेशन, वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं शेयर्ड सेशन आपके वेब सर्वर मुख्तलिफ उस पर चल रहा है, डेटाबेस चल रहा है। नहीं, एक तो वेब सर्वर होगा ना और एक डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस तो स्लेव्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। डेटाबेस के अलग अलग हैं या सर्वर, वो एप्लीकेशन सर्वर ही अलग है, वेब सर्वर अलग है? हाँ, वो तो उस पर बनता है शेयर्ड सेशन। अलग क्लास का बता दूँगा, तरीका है उसका, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं, वो सबके लिए नहीं, मैं आपको बता दूँ। OB स्टार्ट उससे रिजॉल्व हो सकता है। आउटपुट OB स्टार्ट है, एंड फ्लश है, 3-4 मेथड वो यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी आप लोगों के काम आ जाएगी। हमने लास्ट टाइम जो सेट कुकीज़ का जो मेथड इस्तेमाल करे थे, आपके पास कुकी जो है वो ब्राउज़र में सेट करता है। तो एक फायरफॉक्स की एक प्लगइन है, बल्कि 2-3 प्लगइन्स मैं आपको बताता हूँ। फायरफॉक्स अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो एक प्लगइन है फायरबग। ये प्लगइन आप अगर जो लोग फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, इस फायरबग को इंस्टॉल कर लें तो काफ़ी यूज़फुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक प्लगइन है, जिसमें आपको HTML और CSS आप उसी टाइम पे डीबग कर सकते हैं फायरबग के थ्रू। और कुकीज़ के लिए आती है एडिट कुकीज़। इसमें अगर आप जब अपनी एप्लीकेशन के अंदर अपने पेज के ऊपर जो वैल्यूज़ कुकीज़ में सेट कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर इसका अलग से एक एडिटर ब्राउज़र उसी आपके फायरफॉक्स में खुलता है। उसमें आप इसकी जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं उनको आप देख सकते हैं, और जो रिक्वेस्ट आ रही है, इवन ये कि जो एजेक्स के थ्रू जो रिक्वेस्ट जाती हैं वो आप फायरबग में देख सकते हैं, उनको एडिट कर उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उन तमाम चीज़ों को आप
ये फायरवर्क के थ्रू देख सकते हैं। एक और चीज़ ये कि हम जब सेट कुकी का मेथड कॉल करते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसमें हम जो है वो पहले वेरिएबल नेम देते हैं, उसके बाद जो है वो इसकी वैल्यू, फिर टाइम है एंड सो ऑन समथिंग। आपके पास सेट कुकी के अंदर यहाँ पे उस कुकी का नाम होगा और उसके आगे उस कुकी की वैल्यू। अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हो, जब एक काम तो ये कि जब आप इस सेट कुकी को कॉल करेंगे तो हर दफ़ा जो है वो कुकी जो है वो एक नए नाम से, यानी अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल 1 दे रहा हूँ, 2, 3, तो ये 3 कुकीज़ जनरेट हुई हैं इस पर। मैंने शायद लास्ट टाइम गलती से बोल दिया था कि ये अपेंड होती हैं, अपेंड नहीं होती, 3 नई कुकीज़ जनरेट होंगी। अपेंड नहीं होती, ये हर दफ़ा नई कुकी बनाएगा, एक का नाम वेरिएबल 1 होगा, 2 एंड 3। एक और अमूमन जो हमारी कॉमन प्रैक्टिस है कुकीज़ के हवाले से, वो ये है कि हमारे पास अगर मुझे जिस तरह यूज़र नेम और पासवर्ड है, इन दोनों को मुझे अपने पास कुकीज़ में स्टोर करना है, तो बजाय इसके कि मैं 2 कुकीज़ जनरेट करूँ, मैं एक फ़ाइल अलग ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में। मेरे पास जो सबमिट होकर डेटा आया वो एक एरे की फॉर्म में, एक उसमें यूज़र नेम है और एक उसमें पासवर्ड है। तब पासवर्ड को आपने इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, डिकोड वगैरह सब चीज़ें कर ली। उसके बाद आपके पास यहाँ पे पासवर्ड जो जनरेट हो गया है वो ये है, इनकोडिंग डिकोडिंग सब सारे काम करने के बाद। अच्छा, अब एक तरीका तो ये कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड को अलग अलग कुकीज़ में सेट कर दें, मतलब एक कुकी बनाएं, सेट कुकी, और उसमें ये एक यूज़र नेम नाम की एक कुकी क्रिएट करेगा और उसमें वैल्यू जो है वो, जो इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पर वैल्यू डल जाएगी। अच्छा, इस तरह की सिनेरियोज में या यहाँ जहाँ पर कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ हों और आप चाहते हैं कि मुझे अलग अलग कुकी नहीं बनानी, मैं एक साथ ही इस पूरे एरे को या जो 5-6 वैल्यूज़ हैं इन सबको एक साथ मर्ज करके रख दूँ, ठीक है। तो इसमें एक जो कॉमन प्रैक्टिस ये है वो ये है, या तो आप चाहें तो कॉन्कैट करके सिंपल तरीके से रख दें, लेकिन जो एक अच्छा है, कोई स्टैंडर्ड तरीका वो ये है कि हम डेटा को सीरियलाइज कर देते हैं। एक सीरियलाइज एक मेथड है हमारे पास, इसमें अगर आप इस एरे को दें तो ये आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। देता ये भी एक स्ट्रिंग है लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में देता है। अब इस 1D एरे को जब मैं इस सीरियलाइज्ड के मेथड से पास करूँगा तो अब मेरे पास जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से होगा। इसको वापस आपको नॉर्मल हालत में चाहिए तो आप इसको अनसीरियलाइज कर लें। ठीक है,
अब ये जो एक स्ट्रिंग है आपके पास, इसको आप कुकीज़ में स्टोर कर लीजिए, और जब आपको इसको वापस चाहिए हो तो आप इसको पहले कुकीज़ में से गेट करें, उसके बाद अनसीरियलाइज करें, और फिर उसके बाद वो जो आपने डिकोडिंग या इनकोडिंग पासवर्ड के ऊपर अप्लाई की थी वो अप्लाई कर लें। अच्छा, सीरियलाइज जो है ये सिर्फ यहीं पर इस्तेमाल नहीं होता, इसके अलावा अगर आप सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, नेटवर्क बोर्ड्स के ऊपर जो होती है सॉकेट प्रोग्रामिंग, उसके ऊपर जो डेटा लिसन होता है, मतलब डेटा यहाँ से सेंड किया जाता है और पोर्ट के ऊपर लिसन किया जाता है, रिसीव किया जाता है, उसमें भी नॉर्मली हम डेटा को सीरियलाइज करके ही भेज रहे होते हैं। स्लाइसिंग करते हैं और सीरियलाइजेशन वहाँ परफॉर्म की जाती है सॉकेट्स के अंदर नॉर्मली। ठीक है, एजेक्स रिक्वेस्ट जो जाती है नॉर्मली उसके अंदर भी सीरियलाइज करके भेजा जाता है। इसलिए करते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ। चलिए, डेटाबेस। अच्छा, हमारे पास एक बहुत आसान सा इसका जो डेफिनेशन कह रहे हैं, जो इसका आंसर है इसके यूजेज का, वो ये है कि आपको जब डेटा परमानेंटली स्टोर करना है तो हम जो है वो दो तरह से, ये सर सैयद का जो जहाँ पे भी बैठते हैं यहाँ खलबली क्यों रहती है? तो यहाँ बीच में ये कौन है? सर सैयद वाले आज पीछे बैठे। अच्छा, आगे हैं, चमचे हैं। जी, मैं भी सर सैयद। लेकिन मेरा बोलना तो ज़रूरी है ना, मैं नहीं बोलूँगा तो फिर कैसे काम कैसे चलेगा? जी, एक एरे को हमने स्ट्रिंग की फॉर्म में कर दिया सीरियलाइज करके डेटा, एक पैटर्न के अंदर इसका एक पैटर्न है, उस तरह से इसको, और नॉर्मली एक एक करके आप वैल्यू भेजें, पूरी स्ट्रिंग बना के आप भेज देते हैं, वहाँ पे पूरा डेटा एज इट इज उठा के वापस अनसीरियलाइज करके आप डेटा ले लेते हैं। एक तरह से यूँ समझें कि जिस तरह एक्सएमएल होती, जेसॉन होती, यूँ समझें सीरियलाइज भी यही है। हाँ, क्या चीज़? किस तरह की एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा होता है? ये हर तरह की एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा होता है। नॉर्मली ये जो मैंने अभी सिनेरियोज बताया आपको, एक तो इस सिनेरियो के अंदर कॉमनली हम यूज़ करते हैं, आपके नहीं यूज़ करना नहीं यूज़ करें, कोई इतना कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट में एक तरीका कार है, एक चीज़ मौजूद है, आपको करनी है, इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने आपको बताया इसका जो ज़्यादातर यूजेज है वो सॉकेट के ऊपर। अच्छा जी, वापस आ जाएँ डेटाबेस के ऊपर। हमारे पास स्टोरेज मीडियम जो है वो दो हैं, एक तो फाइल सिस्टम है और दूसरा जो है वो आपके पास डेटाबेसेस है। ठीक है, डेटाबेस जो है वो PHP के साथ जिन जिन डेटाबेसेस की सपोर्ट है वो ये हैं, बल्कि लिख लें ODBC। चलो मैं लिख देता हूँ। ऑरेकल है, MySQL, पहले तो वो लिख दें जो हमने यूज़ करना है। MySQL है, ODBC है, MS SQL है, Oracle है, Access है, वो तो ODBC में आ जाएगा ना।
DB2 भी है, पोस्टग्री भी है, SQLite भी है, सबके साथ इसकी कनेक्टिविटी है। लिनक्स पे जो डेटाबेस इंजन यूज़ करेंगे उसके साथ भी होगी। DB2 जो IBM का आता है उसके साथ भी है। होना तो सही ODB होगा। ODBC, MS SQL, Oracle, DB2 इनके साथ तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कनेक्शन का। ये कुछ डेटाबेस इंजन हैं, पूरे सर्वर्स हैं, इंजन हैं। अच्छा, इसके अंदर जो हम डेटा रखते हैं नॉर्मली, हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो MySQL है। ये भी ओपन सोर्स है और फ्री है, लाइसेंस फ्री है। इसके लिए जो हम IDE यूज़ करेंगे MySQL के लिए, MySQL के लिए कुछ IDEs आती हैं। एक तो है MySQL क्यूरी ब्राउज़र, एक है HDSQL, एक है SQL York। और PHP-MyAdmin तो आप लोग यूज़ करते ही होंगे, जो वैम्प में बिल्ट इन आता है, ज़ैम्प में भी आता है। और भी कोई? ये दोनों फ्री हैं, MySQL क्यूरी ब्राउज़र और HDSQL, यानी ये जो IDEs हैं ये फ्री हैं। और SQL York जो है वो, इसका एंटरप्राइज वर्जन जो है उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, वो यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ ज़रा सब लोग अटेंशन सारी अपनी इस तरफ कर लें और बातें बंद कर लें। हमारे पास जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमारे पास एक फेज़ आता है जिसको हम बोलते हैं डिज़ाइनिंग या एनालिसिस। उसके अंदर शायद हम पहले बात कर चुके हैं कि दो चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। जब हम किसी सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ों को हम कोड करने से पहले, यानी कोडिंग अपनी स्टार्ट करने से पहले, ये दो काम जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं। एक होता है आपके पास डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है, दूसरा होता है आपके पास एप्लीकेशन डिज़ाइन, ठीक है। दो चीज़ें आपके पास, DB डिज़ाइन और डेटाबेस एप्लीकेशन डिज़ाइन। फिलहाल हम DB डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन आप तब करते हैं जब आपके पास रिक्वायरमेंट, जो आप जो भी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक आप CMS बनाने जा रहे हैं, तो अब CMS के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक ब्लॉग होगा, ठीक है, उस ब्लॉग के अंदर आर्टिकल होगा या कोई पेज होगा जिसके ऊपर पहले तो उसके कंटेंट्स होंगे, शायद उसमें इमेजेस भी हों, ठीक है, एक्सटर्नल लिंकिंग भी हो, इस तरह के काम होंगे। उसके बाद उस पर लोग जो है वो कमेंट्स करेंगे, उन कमेंट्स की डिटेल भी आपको अपने पास स्टोर करनी है, वो भी आपके पास डेटाबेस में होगी। फिर रैंकिंग है एंड सो ऑन। एक छोटा सा CMS का एक स्ट्रक्चर ये है। इसके लिए जो भी आपको बैकएंड वर्क करना पड़ेगा, यानी जो आपको डेटाबेस डिज़ाइन करना है, कितने उसमें टेबल्स होंगे। अब टेबल्स इसके अंदर, डेटाबेस के अंदर होता है कि हमारे पास
टेबल्स बनते हैं और उन टेबल्स में फील्ड्स होती हैं। जी, ब्लॉग कोई भी आर्टिकल है, आपने कुछ भी पोस्ट करना है, कोई आपका अपना ब्लॉग है जिस पर आपके जहन में कोई भी एक आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई भी चीज़ है, आपने उसको शेयर करना है लोगों के साथ, ब्लॉगिंग। जी, चलिए अब ज़रा डेटाबेस डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो नोट कर लें। जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है मेरे पास कि मुझे एक डेटाबेस, एक एप्लीकेशन बनानी है CMS, जिसमें एक पर्सन आएगा, वो लॉगिन करेगा, उसके बाद जो है वो एक आर्टिकल पोस्ट कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल पोस्ट होने के बाद एक रिव्यूअर के पास जाता है, वो उसको रीड करता है। अब वहाँ से उसको या तो वो अप्रूव कर सकता है या डिसअप्रूव करके करेक्शन के लिए वापस अपने कमेंट्स के साथ कि भाई इसमें ये करेक्शन कर ली जाए, वापस जिसने आर्टिकल लिखा है उसको वापस देता है। डिसअप्रूव करने के बाद वो उसको दोबारा, और वो तब तक आपके पेज के ऊपर विजुलाइज नहीं होगा, तब तक आपके एप्लीकेशन के ऊपर या आपके जो ब्लॉग है उसके ऊपर ना जाएगा, तब तक वो व्यूअर जो है या जो उसका मैनेजर है या XYZ जो भी आप ओनर कह लें, वो उसको अप्रूव मार्क नहीं करता। ठीक है, सिंपल सा है कि आपके पास एक ब्लॉग है, उसके अंदर एक पर्सन ने एक आर्टिकल लिखा, उसके बाद उसके मॉडरेटर, उस साइट के मॉडरेटर ने उसको रीड किया, उसको अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है, और डिसअप्रूव के टाइम वो उसमें कमेंट्स लिख सकता है कि जी मैं किस वजह से इसको डिसअप्रूव कर रहा हूँ। वंस आपका आर्टिकल पोस्ट हो गया तो आप लोग जो है उसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं और रेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब रेटिंग देते वक्त आपने वहाँ पर लॉगिन नहीं करवाना, सिर्फ उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सन कमेंट्स पोस्ट कर रहा है, उसमें आप उससे उसका नाम, ईमेल और उसके कमेंट्स ले लें, दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा, अब इस तरह के सिनेरियो के अंदर ये एक छोटी सी एक एप्लीकेशन है, ये आपको बनानी है, और इसके लिए सबसे पहले आपका जो काम होगा वो आप डेटाबेस बनाएंगे। अब डेटाबेस के अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास टेबल्स होते हैं, टेबल्स में फील्ड्स रखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी सिनेरियो की बात करूं तो मेरे पास सबसे पहला आर्टिकल होगा, टेबल होगा यूज़र्स का। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि सिर्फ वो पर्सन आर्टिकल पोस्ट कर सकता है जो कि लॉगिन हो। तो लॉगिन के लिए लॉगिन के यूज़र्स कहीं ना कहीं हो जहाँ से मैं उनको ऑथेंटिकेट करूँगा। ठीक है, तो यूज़र एक टेबल होगा जिसके अंदर मेरे पास यूज़र की एक आईडी होगी। अमूमन आईडी भी रखी जाती हैं। आईडीज़ क्या होती हैं, क्यों होती हैं, क्या होती है, किस किस तरह की आईडीज़ होती हैं, इनको भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यूज़र नेम होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मुझे यूज़र की ये इन्फॉर्मेशन रखनी है, तो एक आईडी, जिस तरह हमारे पास हर पर्सन के पास एक आईडी, जो आप लोगों को यहाँ पे कार्ड मिला उस पर एक आईडी है, उसी तरह की एक समझ लें हर पर्सन को, हर यूज़र को एक आईडी दी जाएगी। उसका एक यूज़र नेम होना चाहिए, एक पासवर्ड भी होना चाहिए और उसका एक ईमेल भी होना चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन आप उसकी रखना चाहें यूज़र की, वो आप इस कंटेनर में रखें। ठीक है जी।
तो उसके बाद हमने बात की कि वो आर्टिकल पोस्ट कर सकता है। हमारे पास एक आर्टिकल का टेबल होगा। उसके अंदर हमारे पास आर्टिकल की एक आईडी रख लेते हैं। आर्टिकल का कुछ टाइटल भी होगा, ठीक है जी। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, डेट वगैरह होगी, किस यूज़र ने वो आर्टिकल पोस्ट किया है, वो आईडी होगी। स्टेटस होना चाहिए हमारे पास कि जी आइदर वो अप्रूव्ड है या डिसअप्रूव्ड है। वो इस तरह की अभी फिलहाल सिंपल रख लेते हैं। डेट ऑफ पब्लिश भी हटा दें, लोग छोड़ दें, आसान कर लें। अच्छा, ये इसके अंदर कॉलम्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ ये नोट कर लीजिए कि जो जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे कहा था कि एक बिल्कुल एक जर्नल, एक ले टर्म्स में जो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप लो लेवल पे आ जाएंगे। जब हम कोई भी एप्लीकेशन, तो उसमें जो जो डेटा हमें रखना होगा, अपने पास सेव करना होगा, उसको हम क्लासिफाइड यानी क्लासिफिकेशन करके अपने पास मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर स्टोर करते हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि मैं एक ही टेबल बनाऊं, एक ही कंटेनर बनाऊं और उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन रख दूं, लेकिन ये डेटाबेस के स्टैंडर्ड्स, असूलों और डेटाबेस डिज़ाइनिंग के खिलाफ है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक इसके अंदर क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत ये थी कि भाई आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स के कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आर्टिकल्स की होगी। ऐसे नहीं होगा कि मैं उसके अंदर जो है वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन में डालूंगा, उसका नाम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है और सो ऑन, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इस कंटेनर यानी इस टेबल के अंदर नहीं रखेंगे। यूज़र के अंदर सिर्फ यूज़र की इन्फॉर्मेशन। ये क्लासिफिकेशन जो टेबल्स की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि आप जिस टेबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं उसमें सिर्फ वही, यानी जो टेबल आपने बनाया है और उसको जो नाम दिया उसके अंदर उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपसे कहा कि जी एक और कमेंट्स का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। CID ले लेते हैं। नेम, ईमेल, कमेंट्स, AID, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी। कमेंट्स के अंदर हम जो है वो एक आईडी, नेम, ईमेल, कमेंट्स और एक AID रख रहे हैं।
तो ये कुछ 3 टेबल्स हैं हमारे पास। इस तरह का ये स्ट्रक्चर होगा अमूमन। हाँ, ये ERD कहलाती है, लेकिन अभी ये ERD नहीं है, तो अभी सिंपल से मैंने बॉक्स बनाया। ERD के अंदर डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, उसको छोड़ दे, फिलहाल हम ERD नहीं बना रहे। देखिए, अब एक चीज़ ज़रा जिन आप लोगों को मालूम है, मुझे मालूम है, जिनको नहीं मालूम उन लोगों के लिए थोड़ा सा आप और पेशेंस से, तहम्मुल से रहें। अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें, कितने लोगों को डेटाबेस का आइडिया नहीं है? ठीक है, नो इशू। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ज़रा गौर से देख लीजिए, जिन लोगों को आइडिया नहीं है वो तो ख़ास तौर पे देख लें कि जब हम अपने ही पास इन टेबल्स को जनरेट करते हैं, जब हम ये डेटाबेस के टेबल्स बनाते हैं, तो उसके बाद जब इनमें इंफॉर्मेशन को रखा जाता है तो आपस में इनकी लिंकिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि जी मैंने टेबल बनाया, उसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन रख ली। मेरे पास एक टेबल ये था, जिसमें ये जो यहाँ पे मैंने जो बॉक्स बनाया है, ये इसमें इस डब्बे के अंदर सिर्फ यूज़र्स की इंफॉर्मेशन आएगी। अच्छा, अब एक डब्बे के अंदर सिर्फ आर्टिकल्स की इंफॉर्मेशन आएगी कि कितने आर्टिकल्स आपके पास पोस्ट हो रहे हैं, और सारी उसकी डिटेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेट, सब चीज़ें इस दूसरे वाले कंटेनर में आ जाएंगी। तीसरे कंटेनर में आपके पास कमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। ये किस तरह से आप मालूम करेंगे कि कौन सा आर्टिकल जो है वो किस यूज़र ने पोस्ट किया है? तो मैंने इसके लिए आर्टिकल के अंदर, जब मैं आर्टिकल बना रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक यूज़र आईडी की फील्ड ऐड कर दी थी, ये रही। ठीक है, तो अब यूज़र जो है वो, सॉरी, आर्टिकल जो है वो लिंक्ड है किसके साथ? और यहाँ पर जो हमारे पास जिस फील्ड के साथ लिंक्ड है, उस फील्ड का नाम है ये यूज़र आईडी। यानी जो भी आर्टिकल पोस्ट होगा वो ये यूज़र आईडी बता देगी कि ये किस यूज़र ने पोस्ट किया है। यानी कि ये जो यूज़र आईडी होगी, इससे आप मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा यूज़र ने पोस्ट किया है। ठीक है जी, क्लियर है जिन लोगों को नहीं मालूम? कोई क्वेश्चन? मैं ये कह रहा हूँ कि एक आर्टिकल पोस्ट हुआ, तो उसको आपको मालूम ये करना है कि ये किस यूज़र ने पोस्ट किया है। तो इसको किस तरह से आप मालूम करेंगे कि ये किस यूज़र ने पोस्ट किया है? तो उसके लिए मैंने आर्टिकल्स के अंदर, जो मैं आर्टिकल्स का जो कंटेनर बना रहा हूँ, उसमें मैं एक फील्ड ऐड कर रहा हूँ, एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ, जिसका नाम है यूज़र आईडी। ये जो आप जहाँ बैठे ना, आपकी जो रो में ये जो 2-3 लोग हैं, और आपके जो बैक साइड पे, और ये जो आपके ये लोग शफल होते हैं, फ़ौरन उठे। ये चश्मे वाले भाई भी उठे, आपके बराबर में जो भाई हैं। हाँ जी, आपको कह रहा हूँ, आपके जो बराबर में ना, ये तो आप, हाँ बिल्कुल आपके बराबर में जो, आप लोग उठे ज़रा, और आप भी वो जो भाई कोने में बैठे, आप लोग उठे, फटाफट उठे, टाइम जाएगा। अब आज आगे कोई जगह नहीं, तो मैं किसी को आगे बुला लेता। नहीं, ये तो अभी जो रिसेंटली आप उठे, आप भी उठे। ये जो आपके जो आगे भाई बैठे हैं ना, इनको उठाएं जी। आपके जो आगे, हाँ बिल्कुल, हाँ जी, आप जो हाथ खड़ा करें, आप उठे, येलो टी शर्ट में जो है जी, बिल्कुल आप प्लीज़ आगे आते हैं। ये आप तो यहाँ आते हैं। ये जो कोने में जो 2 कंधे पे हाथ रख के बैठे हैं दोस्त, पक्के दोस्त, ये भी उठते हैं। जी जी, आप दोनों उठे।
जल्दी से उठ जाए, टाइम नहीं है इतना हंसने मुस्कुराने का। पीछे था, एक चला था, सिर्फ एक। आप कहाँ जा रहे हैं? वापस आ रहे हैं? अच्छा जी, आर्टिकल को हमने लिंक कर दिया किसके साथ? यूजर्स के साथ। यानी आर्टिकल के अंदर एक ऐसी की मौजूद है या ऐसा कॉलम मौजूद है जो कि ये बता देगा कि ये आर्टिकल जो है वो किस यूज़र ने पोस्ट किया है, और उसके लिए जो हमारे पास जो आईडी है या जो कॉलम है वो ये यूज़र आईडी का है। ठीक है, अब जब भी कोई आर्टिकल पोस्ट करेगा उसकी आईडी आपके पास इस टेबल में आ जाएगी, तो यहाँ से आप ये मालूम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये आर्टिकल जो है वो किस यूज़र ने पोस्ट किया है। दूसरी चीज़, सेकंड हमारे पास है कमेंट्स। अच्छा, अब कमेंट्स में हम यूज़र की कोई ट्रैकिंग नहीं रख रहे। ठीक है जी, हमारे पास कमेंट्स के अंदर, कमेंट्स के टेबल में हम ये कहीं नहीं रख रहे कि किस यूज़र ने कौन सा कमेंट पोस्ट किया। सिर्फ हम जो एक फॉर्म होगा जो उसमें फिल आउट करके वो सबमिट करेगा, सिर्फ हम उसकी वैल्यूज यानी नेम, ईमेल और उसके कमेंट्स को अपने पास डीबी में स्टोर करें। हमें उससे लॉगिन नहीं करवाना, लिहाजा हम उसके यूज़र की इंफॉर्मेशन नहीं रख रहे कि किस यूज़र ने कौन से कमेंट्स पोस्ट किए। तो उसके लिए हमने कुछ ये फील्ड रखी थी, CID और नेम, ईमेल, कमेंट्स। लेकिन यहाँ पर हमने एक और AID ली है जो कि ये बताएगी कि अब जो कमेंट्स देने वाला है वो किस आर्टिकल पे कमेंट दे रहा है। ज़ाहिर है किसी ना किसी जगह, किसी ना किसी एरिया में वो कमेंट्स दे रहा है, किसी आर्टिकल से लिंक्ड होंगे ना वो, तो वो जो आपके कमेंट्स होंगे वो लिंक्ड होंगे आपकी दफ़ा आपके इस आर्टिकल से, और ये आर्टिकल लिंक होगा आपके पास यूज़र से। जब आर्टिकल यूज़र से लिंक्ड हो रहा है तो वहाँ पर आपके पास यूज़र आईडी मौजूद है, और जब कमेंट्स आपके पास आर्टिकल से लिंक्ड हो रहे हैं तो वो वहाँ पर AID मौजूद है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब हम टेबल्स बनाते हैं, कोई बात नहीं, आने दें, आपसे मिलने नहीं आए। आपने दिए? अच्छा जी, वापस एक चीज़ और ज़रा गौर से सुन लीजिए। जब हम टेबल्स बनाते हैं तो ये जो मैंने आपसे कहा कि मैं जो इनके दरमियान जो रिलेशन बना है इसको कहते हैं रिलेशन। ये जो हमारा आर्टिकल से यूज़र्स और कमेंट्स का आर्टिकल के साथ जो लिंक्ड है, इसको अमूमन डेटाबेस के ज़बान में, डेटाबेस की इस्तिलाह में जो है वो रिलेशन कहा जाता है। इसलिए जो है वो हमारा MySQL जो है वो RDBMS है, यानी रिलेशनल डेटाबेस है। अभी हम उस पर आते हैं। ठीक है जी, तो ये रिलेशन जो है आपके पास टेबल्स में जो मौजूद है वो IDs के ऊपर है। इन रिलेशंस को एक पर्टिकुलर ख़ास नाम दिया जाता है, यानी कि जब आपने आर्टिकल के अंदर किसी और टेबल को लिंक किया, यानी यूज़र्स के टेबल को आपने आर्टिकल्स के साथ लिंक कर दिया यूजिंग दिस यूज़र ID, तो अब ये यूज़र ID जब आर्टिकल के अंदर आएगी यानी दूसरे टेबल पे जाएगी और यहाँ पर आप उसको लिंकिंग करेंगे तो ये ID यहाँ पर फॉरेन की कहलाती है। ठीक है जी, फिर वापस आ जाए। अच्छा जी, और इसी तरह जब आपने AID को कमेंट्स के साथ लिंक किया तो ये जो AID जो दूसरे टेबल के अंदर ID थी उसको आपने इस
दूसरे टेबल के साथ, तो यहाँ पर ये भी एज अ फॉरेन की ट्रीट होगी। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे पास कोई भी यूज़र जो है वो रजिस्टर्ड होगा तो हम उसको एक आईडी, यहाँ पर हमने हर टेबल के अंदर एक आईडी रखी है। यहाँ पे यूज़र्स के टेबल में यूज़र आईडी रखी है, आर्टिकल्स के टेबल में आर्टिकल आईडी रखी है, कमेंट्स के टेबल में कमेंट आईडी रखी है। इनको बनाने का मकसद ये होता है, पहले तो मैं बता दूं कि हर टेबल के अंदर नॉर्मली हमारे पास एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम एक प्राइमरी की रखते हैं। जो कि यूनिक होती है, जिस तरह आपका NIC नंबर है। प्राइमरी की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन जो कि यूनिक हो, ठीक है। यूनिक नंबर जो है वो आप जी कंपोजिट प्राइमरी की भी बताया था हम क्या होती है जी। फॉरेन की नहीं, मैं रीज़न भी बताया था। अच्छा, प्राइमरी की मैं आपसे कह रहा हूँ कि यूनिक होती है। रीज़न उसका ये कि जिस तरह जब आपके पास एक यूज़र जब रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, तो आप उस यूज़र को एक आईडी असाइन करेंगे जो कि सिर्फ उससे एसोसिएट है। वो आईडी किसी और की नहीं हो सकती। जस्ट लाइक योर NIC कार्ड नंबर, जो आपका जो NIC का जो नंबर है वो सिर्फ आपका ही होगा, किसी और का वो हो नहीं सकता। लाइसेंस नंबर है, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड है उसका जो नंबर है वो भी सिर्फ आपका ही होगा, ठीक है। तो इसलिए हर टेबल के अंदर, जिस तरह आप आर्टिकल है तो आर्टिकल की जो AID है ये भी इसकी प्राइमरी की होगी, और इसी तरह ये कमेंट्स के अंदर जो CID है ये भी इसकी प्राइमरी की रखी जाएगी। अच्छा, एक और कॉमन प्रैक्टिस ये है कि जब हम फॉरेन की बनाते हैं तो फॉरेन की यहाँ पर जो मेरे पास इस आर्टिकल के टेबल के अंदर जो फॉरेन की है यूज़र आईडी, ये किसी और टेबल की प्राइमरी की होगी। एक कॉमन है, ज़रूरी नहीं है लेकिन एक कॉमन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक कॉमन प्रैक्टिस है ये कि होता ऐसा ही है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास कुछ सिनेरियोज़ के अंदर कुछ ऐसे हमारे पास एरियाज आते हैं जहाँ पर आप मल्टीपल कॉलम्स को मिलाकर अपने पास एक यूनिक की बनाते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि यूज़र आईडी है, तो ये यूज़र आईडी तो यूनिक होगी, तो यहाँ पर आपके पास प्राइमरी की बन सकती है, यानी कि ये क्योंकि यूनिक है तो ये प्राइमरी की इजीली बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास सिनेरियो ऐसा है कि आप सर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, कोई उसका रोल नंबर है लेट्स सपोज 444, ठीक है जी। नहीं, मेरा नहीं। अच्छा, अब 444 2001 में भी था, 2 में भी था, 3 में भी था, 4 में भी था। 4 के बाद इतने बच्चे सोसाइटी में आए नहीं कि 44 ये रोल नंबर लग जाए, तो ये रोल नंबर हर बैच में मौजूद था 444। अच्छा, इसके अलावा फिर यहाँ पर अच्छा अब हमने क्लासिफिकेशन करनी की जी किस बैच का, तो हमने इसके साथ लेट सपोज जोड़ दिया कि जी 2003। तो अब ये सेपरेट हो गया कि ये 2003 का 444 रोल नंबर है। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो जी 2003 444 तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है, बायोमेडिकल भी है, सिविल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंप्यूटर्स भी है। तो इसके साथ अगर हम मज़ीद ठीक है जी, अब ये 3 कॉलम्स मिलाकर जो है वो हमारे पास एक की यूनिक की जनरेट हुई, और ये रोल नंबर इस बैच में इस डिपार्टमेंट में किसी और का सही है जी। तो ये जो है ये 3
कॉलम्स जो मिलकर हमारे पास जनरेट हुआ एक की, यानी अब ये यूनिक है। बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर आप कभी कभी आपके पास सिनेरियो कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास कोई सिंगल कॉलम यूनिक नहीं होता, तो आप डिफरेंट कॉलम्स को मिलाकर मर्ज करने के बाद एक यूनिक आईडी बनाते हैं, जो एग्जांपल लिया आपके सामने। अब ये जो आईडी है या ये जो रोल नंबर है, ये किसी और का पॉसिबल नहीं है, और ये 3 कॉलम्स को मिलाकर आपने जो एक यूनिक की जनरेट की है, इसको हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की यूनिक, फॉरेन की जो रिलेशन बनाएगी आपके दूसरे टेबल्स के साथ, और कंपोजिट प्राइमरी की कि आपने एक से ज़्यादा कीज को मर्ज करके एक यूनिक की, एक से ज़्यादा कॉलम्स को मर्ज करके एक यूनिक की जनरेट की, तो वो आपके पास कहलाएगी कंपोजिट प्राइमरी की। क्लियर है भाई? एक और की होती है हमारे पास डेटाबेसेस के अंदर, कैंडिडेट की। कीज तो वैसे और भी बहुत सारी होती है। कोई बताएगा कैंडिडेट की के बारे में कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपके पास यूज़र नेम है एक कॉलम में, अच्छा जो यूज़र नेम लॉगिन करने के लिए आप इस्तेमाल करें वो भी यूनिक ही होता है नॉर्मली। आपके पास एक टेबल के अंदर यूज़र नेम भी मौजूद है, ठीक है, और उसकी आईडी भी मौजूद है, यूज़र आईडी, ठीक है, और दोनों जो है वो यूनिक है, यानी कि रिपीट नहीं हो सकती उसमें कोई और यूज़र आईडी भी और यूज़र आईडी भी रिपीट नहीं हो सकती और यूज़र नेम भी रिपीट नहीं हो सकता। तो दोनों एलिजिबल है फॉर प्राइमरी की, यानी आप चाहें तो यूज़र आईडी को प्राइमरी की बना दें, चाहें तो आप यूज़र नेम को प्राइमरी की बना दें। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं इस सिनेरियो के अंदर इस यूज़र आईडी को मैं प्राइमरी की बनाता हूँ, तो ये जो यूज़र नेम है ये कहलाएगी कैंडिडेट की, यानी जो बन सकती थी लेकिन हमने यूज़ नहीं की। फॉर अगर आपने यूज़र आईडी बना दी तो यूज़र नेम कैंडिडेट की है, और आपने यूज़र नेम प्राइमरी की बना दी तो यू आई डी कैंडिडेट की होगी। अच्छा, इसका एक यूजेज है कहीं? ठीक है, कैंडिडेट की आपने समझ लिया भाई, ये तो एक एग्जांपल दिया आपने, किसी टेबल के अंदर NIC नंबर भी रखा हुआ है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी रखा हुआ है, दोनों यूनिक ही होते हैं, रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये भी कैंडिडेट की एक एग्जाम्पल है, लेकिन इनका पर्पस क्या है? इसको कहीं हम यूज़ करेंगे? कैंडिडेट की कहीं यूज़ होती है? जी अयाज भाई, आपकी सीट भी चेंज कर लूँ? तो ज़रूरी है कैंडिडेट कैसे से भी कर लूँ? नहीं, इसका कोई खास पर्टिकुलर यूजेज? हाँ, एक यूजेज तो इसका ये है कि हम कहीं पे कंपोजिट प्राइमरी की के लिए कैंडिडेट कीज़ को सबसे पहले हम देखते हैं कि कैंडिडेट कीज़ हैं कौन कौन सी, जहाँ पे भी हमारे पास जो अहम जहाँ पे कैंडिडेट कीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर कि जहाँ पर आपको कंपोजिट प्राइमरी की बनानी है। तो सबसे पहले अगर कभी भी आपको कोई डेटाबेस आर्किटेक्चर वाले से बोलेंगे जी मुझे इस टेबल में कंपोजिट प्राइमरी की बनानी है, तो वो आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछेगा कि इस टेबल में कोई कैंडिडेट की है। सबसे पहला सवाल उसका ये होगा कि कैंडिडेट की है, वो बोले हाँ है, तो कहते हैं उसको यूज़ कर लें। ठीक है, तो इसका जो सबसे मेन
जो पर्पस है, जो सबसे बड़ा जो यूजेज है कैंडिडेट की का, वो कंपोजिट प्राइमरी की के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी, फर्दर आपको उसको क्लासिफाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग वो है कि मेरे पास मिड ईस्ट का डेटाबेस है। अब उसमें जो रीजन्स हैं आपके ओमान है, दुबई है, शारजा है, तो हर एक का अलग अलग। अब मुझे क्लासिफाइड करना है कि किस एरिया के लिए मैंने इसको दिया है, तो दुबई के लिए उसका अलग है, सऊदी अरब के लिए अलग है। इस तरह की एप्लीकेशंस भी हैं जिसमें फिर आप वहाँ पर इन दोनों को मर्ज करेंगे कि सऊदी अरब में इसका ड्राइविंग लाइसेंस ये है, वहाँ पे आप उन दो को मर्ज करेंगे, वहाँ पे कंपोजिट करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो हमेशा डेटाबेस जर्नल बनाया जाता है, जर्नल पर्पस बनाया जाता है। यानी कभी भी हम स्पेसिफिक नहीं करते अपने एप्लीकेशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इसी ब्लॉग की बात करते हैं हम। मैंने कहा था कि आर्टिकल्स के साथ मैं इमेजेस भी अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे अगर इस आर्टिकल के अंदर इमेजेस भी डालनी है तो लाजमी तौर पे इमेज नहीं, कम से कम इमेज का नाम तो मैं इस आर्टिकल के टेबल में रखूँगा। चाहूँ तो पूरी इमेज भी रख सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसमें इमेज का नाम और इमेज का पाथ, मैंने फाइल अपलोड की, जो हमने अपलोडिंग का जो मैकेनिज्म देखा था, उसके बाद मैंने उस इमेज का पाथ किस पाथ पे अपलोड हुई है और उस फाइल का नाम क्या है, उसको मैंने यहाँ पर फाइल पाथ और प्लस इसके साथ मैंने इमेज नेम। एक और फील्ड मैंने इसमें ले ली कि मुझे इसमें सेव करनी है इस आर्टिकल के अंदर। अगर कोई रिच टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा है तो इमेज उसी के अंदर इंक्लूड होकर जा रहा है, तो वो किस शेप में डेटाबेस में स्टोर होगा। मैक्सिमम फॉर्मेट में कोई ज़्यादा होगा टेक्स्ट और इमेज कैसे स्टोर होगा। इमेज आप एडिटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, देखना पड़ेगा वो क्या करता है इमेज के साथ बैकएंड। बीच में इंसर्ट हो जाती है, इनलाइन आ जाती है, लेकिन वो बैकएंड पे अपलोड तो करता होगा, कहीं ना कहीं रखता होगा। वो होता तो स्ट्रिंग है, टेक्स्ट होता है, लेकिन वो बैकएंड पे इमेज कहीं ना कहीं डालता होगा। तो फिर डेटाबेस में किस तरह रखता है? नहीं, इसमें तो बनता है उस ऐसे को जो बैकएंड एडिटर एससी के एडिटर है या दूसरे सी के एडिटर है, उसके अंदर जो बता रहे हैं, इसके अंदर जो वो अपने पास इमेज को रखेगा, जब वो इमेज इंसर्ट करता हो तो इमेज के बैकएंड पे वो एचटीएमएल वो तो लिंकिंग करता होगा ना, सिर्फ वो तो सिर्फ सोर्स के अंदर वो पूरा बताता होगा कि ये फाइल यहाँ पर है, बाकी बैकएंड पे इमेज तो कहीं ना कहीं डालता होगा ना, या टेक्स्ट में ही डाल देता पूरी। इसमें भी है वो बता, ठीक है ब्लॉग है उसमें। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा, ठीक है, अब यहाँ तक अगर मुझे इस पर इमेज रखनी है, अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक से ज़्यादा इमेजेस रखनी है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल है, उसके अंदर 10 इमेजेस आ जाए, तो आपके पास इतना उसमें रूम होना चाहिए कि वो एक कहें तो एक अपलोड हो जाए, 2 कहें तो 2 हो जाए, और 10 हो तो 10 अपलोड हो जाए उस आर्टिकल के साथ। अब इसको आपको जर्नल करना है, तो इसके लिए क्या किया जाए? या तो मैं यहाँ पे ये करूँगा जी, फाइल इमेज 1 फिर इमेज 2 इमेज 3 10 कॉलम बना दूँ। ज़रा इस क्वेश्चन को गौर से सुन लीजिए, जिन लोगों ने कभी इन फ्यूचर इस पे जब काम करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी
आपको अब इमेजेस या कोई और चीज़ है इसको एक्सटेंड करना है, तो बताने का मतलब, ये चीज़ बताने का मतलब है कि आप इसको जर्नल रखें, स्पेसिफिक ना करें इसको। मुझे आर्टिकल के साथ चाहूँ तो मैं एक इमेज इम्बेड करूँ, एक इमेज अपलोड करूँ, चाहूँ तो मैं एक से ज़्यादा करूँ, और वो 2, 3, 4, 5, 6, 10 जितनी भी हो। तो एक तरीका तो ये कि मैं इसी टेबल के अंदर, जो मैं आर्टिकल का टेबल ले रहा हूँ, इसी में मैं इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 करके 10 कॉलम्स और ऐड कर दूँ। अब वो जितनी भी अपलोड करते हैं, मैक्सिमम लिमिट रख दूँगी जी 10 करनी है, इससे ज़्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते। एक तरीका तो ये है कि मैं इस तरह कर दूँ, लेकिन ये गलत तरीका है कि आप उसमें आप उसको बाउंड कर रहे हैं कि जी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप एक और टेबल बना लें, ये आपके पास, ये अब जर्नल हो रहा है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आर्टिकल इमेजेस के नाम से मैंने एक और टेबल जनरेट किया, उसके अंदर कॉलम है मेरे पास बस इसमें ये होगा कि अब एक आर्टिकल में आप चाहें तो एक इमेज रख लें, वो एक रो आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। आप चाहें तो उस आर्टिकल में आप 100 इमेजेस रख लें तो 100 रोज ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अमूमन जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, तो अब यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है जब भी हम डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। एक कि वो जर्नल हो, और इस तरह का बाउंड्री ना हो, मतलब बाउंड ना करें आप उसको कि जी यही करना है और इससे ज़्यादा नहीं जाना। ये आपने एक अलग टेबल इसको ब्रेक कर दिया, तो अब इसमें आपके पास रूम आ गया। आप एक चाहें, 2 चाहें, 10 चाहें, 100 चाहें, आप एक आर्टिकल के साथ इमेजेस को अटैच कर सकते हैं। जी। दूसरा ये कि हमारे पास एक काम तो ये किया जाता है, दूसरा ये कि हमारे पास डेटा की रिपीटेशन ना हो टेबल्स में। जी, नॉर्मलाइजेशन, यानी कि अब मैंने यहाँ पर आर्टिकल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ यूज़र आईडी रखी है। आप कहेंगे मैं यहाँ पर यूज़र आईडी के साथ साथ यूज़र नेम भी रख लेता हूँ, ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड भी रख लूँ, तो इससे होगा ये कि आ तो जाएगा डेटा इसके अंदर, लेकिन डेटा जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि इस यूज़र्स के टेबल के अंदर भी मौजूद है यही इंफॉर्मेशन जो आप इस आर्टिकल में दोबारा से रख रहे हैं। इसका नुकसान ये है, एक तो आपके पास ओवरहेड है, ज़ाहिर है आप जब इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे और अपडेट डिलीट सब चीज़ें ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, तो एक तो ओवरहेड है, आपको एडिशनली ये करना पड़ा। दूसरा ये कि आपका साइज बिना वजह इंक्रीज हो रहा है। डेटाबेस का जो साइज है, जब आप ज़ाहिर इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे और वो जब उसका साइज इंक्रीज होगा, तो ये इस डेटा की ज़रूरत नहीं थी जो कि बिला वजह के टेबल के साइज को इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज डेटाबेस जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है, तो वैसे वैसे आपके पास परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं। ठीक है जी। तो दूसरा ये कि हम अपने पास डेटा को नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रखते हैं। नॉर्मलाइजेशन जो है वो इसीलिए परफॉर्म की जाती है डेटाबेस पे कि उसमें से आप रिपीटेशन को, टेबल्स के दरमियान जो रिपीटेशन है उसको रिमूव कर दें। ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा जी, अब एक सिनेरियो है। सिनेरियो ये है कि मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें मुझे सर्वे कंडक्ट करना है। एक सर्वे कंडक्ट करना है मुझे। सर्वे कुछ भी हो सकता है, XYZ।
आप लोग नोट करते हैं जो जो मैं बता रहा हूँ। एक सर्वे मुझे बनाना है। सर्वे का कोई टाइटल होगा, कुछ डिस्क्रिप्शन होगी, ठीक है जी। फिर जब मैं सर्वे क्रिएट करूँगा, जब सर्वे बनाऊँगा कोई भी सर्वे, तो उसमें लाजमी तौर पे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एक सर्वे के अंदर आप नॉर्मली फीडबैक ले रहे होते हैं, तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब वो क्वेश्चंस चाहे तो उस सर्वे में 2 हो, 3 हो या 10 हो या 100 हो, कोई बाउंड्री नहीं है। एक सर्वे, उस सर्वे का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें वो भी मैं दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद उस सर्वे के अंदर कितने क्वेश्चंस आने ये भी मैं डिसाइड करूंगा, यानी जो जिसको आप एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं उसके लिए, कि उस सर्वे में वो कितने क्वेश्चंस रखता है। उसके बाद उस सर्वे का जो आंसर है, यानी उस क्वेश्चन, जो सर्वे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसका जो आंसर, यानी जो उसके उस क्वेश्चन के आगे जो आंसर है, वो या तो टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, यानी कि आपने उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो टेक्स्ट में लेना है कि जी वो कस्टमर जो उसमें इनपुट दे अपनी। ऑप्शंस हो सकते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ चेक बॉक्स और इन द फॉर्म ऑफ रेडियो बटन, ठीक है। अब ऑप्शंस एक भी हो सकता है, चेक बॉक्स एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या 2 भी हो सकते हैं जी। सर्वे, देन क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस, क्वेश्चन की देन टाइप, यानी कि जो उसका आंसर लेगा वो। अब उसमें टाइप जो है वो कुछ भी हो सकती है, आइदर वो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हो, अगर टेक्स्ट बॉक्स नहीं है तो चेक बॉक्स होगी। चेक बॉक्स में आइदर एक ऑप्शन हो, 2 ऑप्शन हो, या 3 ऑप्शन हो, या 4 ऑप्शन हो। हाँ, एक तो नहीं होगा, वो जितने भी हो, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है ऑप्शन। अब ये आपका एक सर्वे जनरेट हो गया। अच्छा, ऑप्शन का कैप्शन भी हो गया यकीनन, अगर आप ऑप्शन रख रहे हैं कि जी चेक बॉक्स, उसके आगे उसका कैप्शन भी होना चाहिए कि जी कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद एक पर्सन उस सर्वे को फिल करता है, ठीक है। ये अब आप अपने एक सर्वे जनरेट कर दीजिए, एक सर्वे जनरेट किया, उसके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज वगैरह, डेट वगैरह आपने दे के बाद उसको सबमिट किया, क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चन के बाद उसके ऑप्शंस दिए और आपने सर्वे क्रिएट कर दिया। उसके बाद एक पर्सन आता है, उस फॉर्म को ओपन करता है, यानी जो आपने सर्वे बनाया है उसको फिल आउट करने के बाद उसकी जो वैल्यूज़ हैं, यानी जो सर्वे के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है, उसके जो भी ऑप्शन उसने सिलेक्ट किया, यानी जो सर्वे को जो उसने फिल किया उसके आंसर्स जो उसने दिए, फिल आउट किए, उसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे, यानी उसको भी आपको स्टोर करना है कि जी किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया उसने। इसके लिए भी आपके पास एक टेबल होना चाहिए कि ना। मुश्किल है आपके लिए तो जी। हाँ, नॉर्मलाइज रखना है आपको लाजमी तौर, ठीक है। सिनेरियो क्लियर है। अच्छा, अब आपको इस तरह का चंद लम्हे के लिए, मान लें मैं आपका मैनेजर हूँ, मैंने आपसे कहा भाई ये एप्लीकेशन आइए बना के लाओ, आप मुझे सबसे पहले इसका डेटाबेस डिज़ाइन बना के ला के देते हैं। तो ये डेटाबेस डिज़ाइन इस तरह से होता है जो मैंने आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है। इस तरह से टेबल्स और कॉलम्स बनते हैं, और अमूमन लोगों की प्रैक्टिस यही होती है, शीट पे ही बनता है पहले, उसके बाद जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद फिर काम, इस डेटाबेस को हम फिर MySQL में टेबल जनरेट कर देते हैं, उसके बाद फिर काम शुरू होता है। तो अब आपके पास एप्लीकेशन आई है, बिस्मिल्लाह कीजिए, इसका डेटाबेस डिज़ाइन बनाइए। ये जो सिनेरियो मैंने आपको दिया, हाँ, तो वो आंसर हमें बताने होंगे, मल्टीपल आंसर बताने होंगे,
सिलेक्ट करेगा, और जो सिलेक्ट करेगा, जब वो सिलेक्ट करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी कि जी इस क्वेश्चन के अगेंस्ट इसने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। बहुत आसान कर दिया। जी जी, हर क्वेश्चन के अगेंस्ट में ऑप्शंस होंगे। अच्छा, या तो ऑप्शंस होंगे या टेक्स्ट बॉक्स होगा। नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल, एक सिर्फ एक सर्वे थोड़ी आपने टूल का सिर्फ एक सर्वे के लिए बना कर, इतनी मेहनत एक सर्वे के लिए तो गूगल डॉक्स पे कर लें। वो भी स्टार्ट। बना बंदे फैजान अहमद कार्ड ले लेके शहरियार अली, वजीर सईद वजीर खान, कौन है? ताहिरा सईद, ताहिरा सुल्तान, ये कौन? बकार अहमद, आपके साथ मोहम्मद अली न्याज, मोहम्मद अली न्याज हैं आप? सज्जाद जफर, मोहम्मद आदिल, सज्जाद जफर, ये शहबाज, मोहम्मद आदिल, हसनैन, हसनैन है मोहम्मद आदिल,
कहा था बेटा हमको मैंने कुछ चीज़ें देखी वो भी सर क्या चीज़ें ना उसको चेक करने मैंने तो लास्ट में 20 दिन से ले नहीं रहे थे मुझे तो बात अभी हमारा काम बहुत हो रहा है तुम्हारी पर्सनल हुआ है तो मैंने बेटा कुछ नहीं गया मुझे कार्ड नहीं क्या
अच्छा जी, वापस आ जाइए। एक टेबल है मेरे पास सर्वे, नजर आ रहा है वैसे सब कुछ। इसमें मैंने रखी है सबसे पहले सर्वे आईडी, देन टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेट। ठीक है, और अगर आपने यूज़र की रिस्ट्रिक्शन लगानी है या यूज़र परमिशन लगानी के दी, तो आप यूज़र की ट्रैकिंग के लिए फॉरेन की ठीक है जी, यूज़र आईडी आपने फॉर ट्रैकिंग पर्पस यहाँ पर एज अ फॉरेन की रख ली, और ये आपके पास प्राइमरी की हो गई। क्लियर? ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। मैंने कहा था आपसे एक सर्वे, देन सर्वे में क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे पास। अब मैं नेक्स्ट टेबल बना रहा हूँ क्वेश्चंस का। क्वेश्चन आईडी, सर्वे आईडी, क्वेश्चन, आंसर टाइप, either टेक्स्ट और रेडियो और चेक बॉक्स। अच्छा, यहाँ पर आप चाहे तो फ्लैग्स रख लें 1 2 3 4, 1 फॉर टेक्स्ट जो इसमें एंट्री करें, चाहे तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट, रेडियो या चेक बॉक्स रख लें। अच्छा, नॉर्मली सर्विस के अंदर आप चाहे तो स्लैग बॉक्स भी रख सकते हैं, यानी जो कॉम्बो होता है आपका। जी देखें, आपके पास मैंने आपको कहा था कि देखें जो सर्वे बनेगा, क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 ही वेरिएशन होगी, या तो वो टेक्स्ट बॉक्स होगा या रेडियो बटन होगा या चेक बॉक्स होगा, मल्टीपल वैल्यूज में होंगी। इसके अलावा कोई और किसी और तरह से इनपुट ले सकते हैं मुझे तो बता दें मुझे, इसके अलावा कोई और वे है नहीं है, तो बस इसलिए एक कॉलम काफ़ी है इसके लिए। क्योंकि देखिए एक कॉलम के अंदर हम इसको इस वजह से समेट रहे हैं कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, कोई और तरीका है ही नहीं यूज़र से इनपुट लेने का। या तो टेक्स्ट बॉक्स होगा, रेडियो बटन होगा या चेक बॉक्स होगा, बहुत ज़्यादा हुआ तो कॉम्बो होगा। मतलब इन 4 टाइप्स के अलावा कोई फिफ्थ हो नहीं सकता। टाइप की बात करूँ, यानी कि जो उसका आंसर का जो टाइप लेनी, मतलब आंसर जो लेना है वो आंसर टाइप एक सर्वे के लिए होगा या एक क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन के लिए। हर क्वेश्चन के लिए अलग? जी, हर क्वेश्चन की टाइप अलग हो सकता है। एक क्वेश्चन मैं उसमें टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहता हूँ, एक में मैं ऑप्शन दे रहा हूँ उसको रेडियो बटन्स की फॉर्म में, एक में मैं चेक बॉक्स दे रहा हूँ। नहीं, क्वेश्चन का ऑप्शंस, मुझे उस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लेना है वो मैं कहाँ रखूँगा, वो तो मैं यहीं रखूँगा। भाई एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ पढ़े हुए, उस क्वेश्चन का मैं आंसर चाहूँ तो मैं टेक्स्ट बॉक्स में लूँ, चाहूँ तो मैं उसको ऑप्शंस की फॉर्म में दिखाऊँ। हाँ, क्वेश्चन टाइप भी लिख सकते हैं, मैं इसको आंसर टाइप कह रहा हूँ, या ऑप्शन टाइप कह लें, आप इसको टाइप कह लें, सिर्फ सब थोड़े टाइप कह लें, आसान। अगर क्वेश्चन टाइप का है, आंसर टाइप का है या सिर्फ टाइप का है। ठीक है जी, 1 मिनट रुक जाए। ठीक है, ये बात क्लियर है जी? लास्ट
नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए बिल्कुल बिल्कुल ये आपकी रिक्वायरमेंट ख्वाहिश पूरी इस तरह की जाएगी कि आप इसमें अदर का एक फ्लैग रखेंगे, अदर का एक फ्लैग, और ये इसकी वैल्यू अदर 1 और 0 होगी। अगर किसी ऑप्शन के साथ आपने अदर लिखा है तो अगर ये 1 है तो 1 के आगे अदर, अदर के साथ आपका टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा आपके ये आपका एप्लीकेशन कंट्रोल करेगी। लेकिन अदर के आएगा या नहीं आएगा वो ये एक कॉलम आपका अलग एडिशनली आपको ऐड करना पड़ेगा। अदर कैसे आ जाएगा इसमें आता है। आंसर मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑप्शन के अंदर ठीक है, टाइप बना रहे हैं आप, टेक्स्ट रेडियो टेक्स्ट ऑफ करेंगे, इसमें और टाइप बना रहे हैं अदर की, सारे अदर आ जाएंगे। आप एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें, सिर्फ डीबी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचें। देखिए इनका क्वेश्चन था, क्वेश्चन सुनने बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वैलिड भी है किसी हद तक, और इसकी रिक्वायरमेंट आनी ही थी। मैंने क्वेश्चन के साथ अदर को भी इनकॉर्पोरेट करना है, अदर भी चाहिए मुझे, यानी मैं 4 ऑप्शंस तो दे ही रहा हूँ, ठीक है, 4 रेडियो बटन्स दे रहा हूँ। अब उसमें से उसको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया, मैंने नीचे एक और ऑप्शन उसको दिया हुआ है अदर, और अदर के साथ एक अमूमन सर्वेज में या फीडबैक फॉर्म्स में आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें आप अदर करके सिलेक्ट करने के बाद अपना जो आंसर होता है जो आपने देना है वो आप उस अदर की फील्ड में उस टेक्स्ट बॉक्स में दे देता है। जब आप क्वेश्चन ले रहे होंगे, जब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन आपका एप्लीकेशन का यूज़र इनपुट दे रहा होगा, उस टाइम आप उससे पूछेंगे कि क्या आपको इसके ऑप्शंस में अदर देना है नहीं देना। अगर वो कहता है यस देना है तो इसका फ्लैग 1 होगा और आपके पास एप्लीकेशन में एक अदर की फील्ड एडिशनली ऑप्शंस के अलावा ऐड हो जाएगी, और उसको भी आपको ट्रैक करना पड़ेगा। MCQs पेपर में होता है, सर्वेज के अंदर अगर आप सर्वेज जो होते हैं ना प्योरली सर्वे, अगर आप उसको ऑप्शंस भी देते हैं और अदर भी देते हैं, नहीं देना, देखिए ये तो आपके अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर, नहीं देना मत दीजिए, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप उसके साथ ये काम करेंगे। अदर में आप फिर उससे क्या लेंगे, या तो सिर्फ आप अदर डालना है। हाँ हाँ, अदर वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही। अदर वाला जो ऑप्शन है वो सिर्फ रेडियो बॉक्स और चेक बॉक्सेस के लिए, जहाँ पर आप उससे इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रहे हैं, वहाँ पर अदर का रूम ही नहीं, अदर की ज़रूरत ही नहीं। तो ये आपको एप्लीकेशन से कंट्रोल, लेकिन अभी तो देखें हम डेटाबेस की बात करें, तो अगर वो अदर हो तो उसके लिए हमें कॉलम तो रखना है ना। एक चीज़ आपके पास डेटाबेस में गुंजाइश तो हो कि हम उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट अपने पास कर सकें, है नहीं है वो तो आप एप्लीकेशन एंड पे भी तो जाएंगे। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट जो सबके सिर्फ 1-2 लोगों ने सही किया, बाकी यहाँ तक तो मेजॉरिटी ने सही कर लिया था। इसके बाद आपको बनाने हैं इसके ऑप्शंस। लोगों ने आंसर्स बना दिए, अब क्वेश्चन के ऑप्शंस बनाने हैं आपको। तो सबसे पहले आएगी ऑप्शन आईडी, उसके बाद क्वेश्चन आईडी, उसके बाद कैप्शन, सीरियल कौन सा, बस काफी। ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन आईडी किस क्वेश्चन का ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर आपको टाइप रखने की जरूरत नहीं। जी जी, अच्छा, ये ऑप्शंस में आपके पास डेटा तभी आएगा जब आपके पास आंसर जो है, यानी क्वेश्चन के जो आंसर जो आपने लेना, जो टाइप है उसकी, वो रेडियो है, चेक बॉक्स है या सिलेक्ट है।
मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये जो ऑप्शंस में तभी डेटा आएगा, तभी आपके पास वैल्यूज आएंगी जब आपके पास क्वेश्चन के आंसर की टाइप रेडियो, चेकबॉक्स या सिलेक्ट हो, यानी मल्टीपल ऑप्शंस वाला हो। टेक्स्ट बॉक्स में ऑप्शंस तो नहीं देंगे आप, यानी जब टेक्स्ट बॉक्स है तो वहां पर तो ऑप्शंस लेने की जरूरत नहीं है। जिनके साथ ऑप्शंस हैं, यानी जहां पर क्वेश्चन की टाइप आइदर रेडियो, चेकबॉक्स या क्वेश्चन है, वहीं पर आप उससे ऑप्शंस लेंगे। और फिर किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन, कितने ऑप्शंस बनाते हैं, ये आपके पास यहाँ पर आएगा। तो जो जिस तरह आपके पास रेडियो बटन है यहाँ आपके पास, और उसके आगे आप लिखते हैं लेट सपोज येलो, तो ये सिलेक्ट करना है, इसका कैप्शन ये, ठीक है जी। ये बात क्लियर है यहाँ। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चन आईडी जो है ये आपकी फॉरेन की होगी, ओआईडी जो है वो आपकी प्राइमरी की होगी। इसी तरह क्वेश्चन के टेबल में एसआईडी जो है वो आपके पास फॉरेन की है और क्यूआईडी जो है वो प्राइमरी की है। तो अब लिंकिंग जो है सर्वे की क्वेश्चंस के साथ है, यानी ये सर्वे जो है वो लिंक्ड है इस क्वेश्चन के साथ और ये क्वेश्चन लिंक्ड है ऑप्शंस के साथ। तो आपस में ट्रैकिंग इनकी और जो रिलेशन है वो मौजूद है, हायरार्की एक मौजूद है, आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। आगे एक ही वो कर ज्वाइंस वगैरह हम बाद में देखेंगे, यानी कि आप एक क्यूरी के थ्रू जो है इन तमाम का डेटा जो है वो एक साथ फेच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो आंसर दे रहा है वो कहाँ है? अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, अभी है हमारे पास 7 मिनट 5 मिनट। सर्वे का जो टेबल है या जो भी टेबल होता है उसमें हम लोग को इस तरह मेंशन करना जरूरी है कि क्वेश्चन का अगर टेबल है QID इस तरह मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि या हमारे पास इस तरह का ऑप्शन है क्या, ये अंडरस्टूड बात है ना कि क्वेश्चन के अंदर QID होगी वो क्वेश्चन की होगी। हाँ, वो जरूरी नहीं, समझ गए मैं। हाँ नहीं, और लेकिन जब उसे फॉरेन कुछ भी नाम रख लें। अच्छा जी, आंसर के अंदर क्या होगा, जरा इधर देख लीजिए गौर से। आंसर आईडी किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन उसने सिलेक्ट किया है, अगर ऑप्शन नहीं है तो क्या आंसर दिया है, ये मैं ऊपर कर देता हूँ। यानी इसमें ये प्राइमरी की है, ये भी फॉरेन की है, ये भी फॉरेन की है और ये कुछ नहीं। अगर आप यूजर की ट्रैकिंग करना चाहें ऑप्शनल तो यूआईडी, ये भी फॉरेन की हो जाएगी। हाँ, अब देखिए, अगर तो ऑप्शन है, उस क्वेश्चन का ऑप्शन था, तो अब आपको पता होगा कि उसने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, तो ऑप्शन की, क्योंकि क्वेश्चन आईडी से आपको उसकी टाइप मिल जाएगी कि जी इसने ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, तो आप यहाँ से ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन की सिर्फ आईडी ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है उस ऑप्शन के मायने क्या है, मतलब वो ऑप्शन इटसेल्फ क्या है। ठीक है, ऑप्शन आईडी से आप बता सकते हैं कि ये ऑप्शन की इटसेल्फ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि आपने कैप्शन, ऑप्शन भी तो आपने ही डाला था, वो ऑप्शन किस क्वेश्चन में ये भी आपने डाला था, उसकी ट्रैकिंग भी है, और वो क्वेश्चन किस सर्वे में ये ट्रैकिंग भी आपके पास है। नहीं, सर्वे आईडी की जरूरत नहीं, क्वेश्चन से आप वापस रोल ट्रैक बैक कर सकते हैं। क्वेश्चन आईडी है काफी, ये भी QID भी मैं एक आसान करने के लिए कर रहा हूँ, ये इसकी विदाउट इसके भी हो सकता है। ये मैं यहाँ से QID रिमूव कर दूँ, इसके बिना भी इतना इस पे भी काम हो जाएगा। ये रिमूव यहाँ से कर दूंगा, अगर सिर्फ ऑप्शन आईडी के ऊपर भी काम हो जाएगा। बनाना चाहिए, बनाने से जी। आंसर टेक्स्ट बॉक्स में दे रहे हैं तो हाँ देखिए, आंसर अगर टेक्स्ट बॉक्स में दे रहे हैं तो वो इस आंसर की फील्ड में आ जाएगा, ये जो कॉलम है। हाँ, अब यहाँ पर क्वेश्चन आईडी चाहिए, ठीक है जी, समझ। अच्छा, इसको मैं ये क्वेश्चन पहले जरा इसको समझ लीजिए कि एक दफ़ा फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। आंसर के अंदर मैंने रखा है आंसर आईडी, फिर वक्त मैं ऑप्शन आईडी पे ही सिर्फ
कनात करता हूँ, सिर्फ ऑप्शन आईडी यहाँ रख रहा हूँ और आंसर का कॉलम यहाँ पे रख रहा हूँ। और यूआईडी अगर मुझे ट्रैकिंग करनी है कि मैं चाहता हूँ कि किस यूज़र ने फिल किया है, तो फॉर यूज़र ट्रैकिंग इसको अगर रखना चाहे तो रख लीजिए, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है सर। अच्छा, अब जिस क्वेश्चन के अगेंस्ट ऑप्शंस थे उसकी ट्रैकिंग तो इस आंसर के टेबल से आप कर लेंगे कि जी क्या ऑप्शन उसने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। लेकिन किस क्वेश्चन के अगेंस्ट किया है ये नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्यूआईडी हर सूरत डालनी पड़ेगी। क्वेश्चन आईडी आपकी यहाँ हर कंडीशन में आएगी, तो क्वेश्चन आईडी जो है वो आपको ये बताएगी कि किस क्वेश्चन के अगेंस्ट उसने किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, और या फिर अगर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, टेक्स्ट बॉक्स था, तो किस क्वेश्चंस के अगेंस्ट क्या आंसर दिया वो यहाँ आ जाएगा। हमने जहाँ पे टाइप सेलेक्ट बॉक्स वगैरह दिया है तो फ्रंट एंड की चीज है, एप्लीकेशन के लिए बैक एंड के लिए तो वो ऑप्शन देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर हम उन चीजों को हटा दें तो जी जहाँ पे हमने टाइप और अदर लिया हुआ है, हाँ, अगर उनकी जगह हम ऑप्शन आईडी रख दें, इन दो की जगह ऑप्शन आईडी क्वेश्चन में रख लो, वो लिंक करेगा। अगर आपने जो है एक ऑप्शन देना है, एक ऑप्शन क्यों दूंगा, जीरो ऑप्शन होगा जिसकी वजह से हम कह रहे हैं। लेकिन टाइप के थ्रू मैं निकाल सकता हूँ ना कि भाई अगर टाइप मेरे पास है ही रेडियो या चेक बॉक्स, तो इट मीन्स कि मुझे अब इसमें ऑप्शंस लेने, लेकिन टाइप भी तो मुझे आइडेंटिफाई कर रही है ना। एक चीज़ टाइप का भी तो कॉलम यहाँ मौजूद है, टाइप से मुझे मालूम चलेगा कि जी इसमें ऑप्शंस होंगे, देन फिर मैं आगे फर्दर प्रोसीड करूँगा। बैकएंड डिस्प्ले करेंगे तो चाहिए होगा ना, क्या चीज़, पेज वापस डिस्प्ले करेंगे तो टाइप के बेस पे आप आंसर दिखा रहे जी बिल्कुल, टाइप की बेस के ऊपर ही तो आपको सारी चीज़ें अपनी दिखाएंगे। फॉर्मेट फॉलो हो रहा होता है, ड्रॉप डाउन से ड्रॉप डाउन की हो रहे होते हैं। नहीं, ये आप इस डेटाबेस को लें और यही एप्लीकेशन अगर आप बनाएं तो इसमें ज़्यादा एप्लीकेशन एंड भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन इसके अंदर आपके पास पूरा रूम है और हर तरह से आप ओपन एंड है कि आप एक क्वेश्चन, एक सर्वे में 10 क्वेश्चन बनाएं, 5 बनाएं, हर क्वेश्चन की टाइप जो भी रखनी है ये इट्स अप टू यू, मतलब जो भी एंड यूज़र होगा आपकी एप्लीकेशन का वो उसके ऊपर है डिपेंड। अच्छा, ये अभी 9 बज गए तो इतना शोर नहीं मचा है, 2 मिनट रुक जाए। बिल्कुल, इसको मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है जी। वो फिर रिपोर्टिंग एंड है ना, वो तो आपके पास डेटा आंसर्स में डेटा आ गया, ये आंसर्स के अंदर आपके पास सारा डेटा लोगों के जो सर्वेज होंगे वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप उससे एक क्यूरी ला के रिपोर्ट निकालें कितने लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हमने आज कोई PHP का कोड कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं किया। ये जितने भी काम किए, क्या आप समझते हैं कि जो आज हमारी जो क्लास है इसकी कोई इम्पोर्टेंस है या इसको कोई इफेक्टिवनेस आपको कहीं नज़र आ रही, बेकार तो नहीं? अच्छा, डेटाबेस डिज़ाइनिंग जो है वो एक, जो लोग ऑलरेडी फील्ड में जॉब करते हैं, डेटाबेस डिज़ाइनिंग एक मुश्किल काम है और अमूमन ये काम जो है वो सीनियर्स करते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहाँ पर अमूमन जो प्रैक्टिस होती है, अगर तो वहाँ पर आप वन मैन शो हैं तो फिर आप ही को डेटाबेस डिज़ाइन भी करना है और एप्लीकेशन डिज़ाइन भी करने हैं, वहाँ पे तो फिर सब कुछ आप ही हैं। लेकिन अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहाँ पर बाकायदा टीम होती है जो सिर्फ DB डिज़ाइनिंग और DB आर्किटेक्चर के ऊपर काम करती है। अभी तो हमने ये समझे कि बहुत आसान चीज़ें देख रहे हैं, अभी तो डेटाबेस के थ्रू हम लॉगिंग करते हैं। जितने भी रिलेशनल डेटाबेस हैं इनके अंदर एक और काम करते हैं कि आप उसी के अंदर डेटाबेस में ही लॉगिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी सिर्फ एग्जांपल पे एंड कर, आपके पास ट्रैकिंग करनी है डेटाबेस में कि इस वक्त स्टेटस क्या है, पहले स्टेटस क्या था, उससे फॉर एग्जाम्पल आपकी इस वक्त सैलरी क्या है, एक टूल है उसमें आपकी करंट सैलरी क्या है, करंट डेजिग्नेशन क्या है, पिछले साल क्या थी, तो वो कहाँ से आप वैल्यूज़ निकालेंगे, डेटाबेस से ही निकालेंगे। और फिर उसमें जो
एप्लीकेशन या अप्लाई होना है, पेरोल, वो आपकी करंट स्टेटस पे, करंट सैलरी पे, करंट डेजिग्नेशन पे होना है, वो सारे काम भी हम डेटाबेस से ही मैनेज करते हैं। वो एक अलग, उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो हमने आज काम किया है इसकी इंपॉर्टेंस है। और आप कोई भी सिनेरियो ले लें, ये तो हमने एक दो सिनेरियोज देखे, अब आप कोई भी सिनेरियो ले लें तो उसके ऊपर आप ये डीबी स्ट्रक्चर बना लें, तो ये आपके एक जब आपका डीबी स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या आप समझने लगें कि जी क्या होना चाहिए, किस तरह कॉलम्स होते हैं, किस तरह रिलेशन बनाया जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एप्लीकेशन का। अगर आपने ये सही बनाया तो आपकी एप्लीकेशन स्मूथली, बहुत आराम से, बहुत परफेक्टली बन जाएगी। अगर आपने इसमें कोई ढील शो की तो फिर आपकी एप्लीकेशन भी फिर ढीली होगी, बिल्कुल। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसको मजीद जो है वो कंटिन्यू करेंगे अब PHP और MySQL के साथ। ये नाम बुलाए थे नेक्स्ट क्लास दे देंगे ना, जाऊँगा सर, मुझे क्या हाँ मैंने PHP मेल में कराएंगे आप? PHP मेल मेलिंग जो होती है।